हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग के एमसीक्यूज से रिलेटेड है, जहां हम लोग आज फिर से 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि हमने ये जो 500 एमसीक्यूज की सीरीज बनाई है ना, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। इनसे आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मुलाज भी लर्न हो जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि हमारा जो ऐप है वहां पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। हमने अभी रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यू से रिलेटेड, जहां 1000 एमसीक्यूज हमने रखे हैं। 200 एमसीक्यूज फ्री टेस्ट में हमने प्रोवाइड किए हैं, सो दैट आप एक बार ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करके देख लो। उसकी पीडीएफ डिस्कशन सेशन क्लास भी अपलोडेड है। एंड बाकी टेस्ट आपको परचेज करने होंगे, तो वो आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो। और ये सारे एमसीक्यूज हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट से रिलेटेड। बाकी अगर आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है, वो आप वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। ठीक है। अभी तक अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं कवर की होगी, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 401 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 400 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। एक प्लेलिस्ट ड्राफ्ट कर दी है कॉस्ट अकाउंटिंग की, जहां पे हमने उसके कॉन्सेप्ट क्लास और एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं। तो वो प्लेलिस्ट से आप लोग जरूर से सारे के सारे एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट क्लास कवर कर लेना, सो दैट आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। चलो अब ना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो डिस्कशन है, अगेन जो ये हम लोग 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरेटिकल है। हमने लास्ट क्लास में जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, बहुत सारे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल भी थे, थ्योरेटिकल भी थे, बट अब आगे जो हमारे 100 एमसीक्यूज रिमेनिंग है 401 to 500, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बेस्ड है। ठीक है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोडक्टिव कॉजेज ऑफ आइडियल टाइम इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट पावर फेलियर, फॉल इन डिमांड, मशीन ब्रेकडाउन, वेटिंग फॉर मटेरियल, टूल्स, इंस्ट्रक्शन। अगर डिमांड में फॉल हो रहा है तो ये किसी भी तरह का आइडियल टाइम, मतलब खाली बैठने का रीजन नहीं है, बट बाकी सारे रीजन है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल इन डिमांड। नेक्स्ट, the treatment of idle time in cost include the following: cost of normal and controllable idle time is charged to factory overhead, cost of normal but uncontrollable idle time is charged as prime cost of abnormal and uncontrollable idle time is charged to costing PL account। देखो, ये कह रहा है कि जो आइडियल टाइम है, अगर वो नॉर्मल और कंट्रोलेबल है तो वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में डालते हैं। अगर नॉर्मल और अनकंट्रोलेबल है, मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसको हम प्राइम कॉस्ट में डालते हैं। एंड अगर अब नॉर्मल प्लस अनकंट्रोलेबल है तो सीधे उसको पीएल में डालते हैं। यही ना होता है कि जो नॉर्मल वाला पार्ट होता है उसको तो हम ट्रेडिंग में ही एडजस्ट, एंड फर्दर हम उसको कहीं ट्रांसफर नहीं करते। बट अगर हमारे पास अब नॉर्मल आइटम है या अब नॉर्मल लॉस है तो उसको हम पीएल में ही डालते हैं। तो वही चीज कॉस्टिंग में भी होती है कि अगर आपके पास नॉर्मल है तो आप उसको फिक्स प्राइम कॉस्ट में, फैक्ट्री ओवरहेड में एडजस्ट कर देते हो। बट अगर अब नॉर्मल है तो कहां ट्रांसफर करोगे? ओनली टू कॉस्टिंग पीएल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, overtime premium may be treated depending on the circumstances as part of direct wages, part of production overhead, part of capital order। yes, आपको ये देखना होगा कि जो आपका ओवरटाइम प्रीमियम है वो किससे रिलेटेड है। जिससे रिलेटेड होगा अकॉर्डिंगली उसको प्राइम कॉस्ट में या फिर फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक। नेक्स्ट, a manufacturing firm is very busy in working overtime. The amount of overtime premium contained in direct wages would normally be classified as, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है और ओवरटाइम प्रीमियम है तो सिंपली हम इसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, fringe benefits are those for which efforts of the workers are not necessary and may include the following: except holiday pay, attendance bonus, production bonus, employers contribution to PF। फ्रिंज बेनिफिट मतलब जो कि बेसिकली आपके एफर्ट के बेसिस पे नहीं मिल रहा है। तो जैसे हॉलिडे पे है, अटेंडेंस बोनस है, ये आपको एक्स्ट्रा बिना काम के ही मिल जाएगा। बट प्रोडक्शन बोनस जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक बोनस नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, avoidable causes of labor turnover include the following except redundancy, low wages, bad working condition, marriage। मैरिज कोई रीजन नहीं है लेबर टर्नओवर का, मतलब अगर क्योंकि मेरी शादी हो रही है तो हम एक पर्टिकुलर जॉब छोड़ करके, एक कंपनी को छोड़ के दूसरी जगह स्विच कर रहे हैं, ये रीजन नहीं माना जाता। तो करेक्ट आंसर होगा डी, मैरिज। नेक्स्ट,
The unavoidable causes of labor turnover include the following except personal betterment, dissatisfaction with the job, illness, retirement. Unavoidable causes में बाकी सारे आएंगे, जैसे रिटायरमेंट है, इलनेस है, पर्सनल बेटरमेंट है, बट अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको अनअवॉइडेबल कॉज नहीं मानेंगे। आप इसको अवॉइड कर सकते थे, मतलब मैनेजर से बात करके, या मैनेजर इस चीज को कंसिडर करता तो कहीं ना कहीं आपका पे स्केल बढ़ा देता, तो वो कोई अनअवॉइडेबल रीजन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी। Next, labor turnover can be measured by the following method except attribution method, separation method, reflux method, replacement method, flux method. ये तीन मेथड तो है बट attrition method नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये मेथड्स भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना, वहां से प्लीज इसको जरूर से कंसिडर करना, वहां पे हमने सारे मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किए। नेक्स्ट, at the start of the quarter there were 14,630 workers, 750 employees left during the quarter, while 600 joined the organization during the same period. Using the flux method, the labor turnover was. अब देखो यहाँ पे जब भी हमें लेबर टर्नओवर निकालना है, फ्लक्स मेथड से कैलकुलेट करना है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितने लेफ्ट किए 750 और कितने ज्वाइन किए 600। तो ये वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है, प्लस बट क्या हमारे पास एवरेज वर्कर्स की वैल्यू दी है? नहीं। देखो स्टार्टिंग में 14630 थे बट क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 14630 में 750 एम्प्लॉयज हमें छोड़ के गए हैं और 600 नए ज्वाइन किए, तो नो डाउट जो हमारे पास क्लोजिंग वर्कर्स होंगे वो होंगे 14480 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। इससे हमारे पास एवरेज वर्कर्स या एवरेज एम्प्लॉयज आ जाएंगे ड्यूरिंग द ईयर के, ये आएगा हमारे पास 14555। ठीक है, फॉर्मूले पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, जो वैल्यूएशन होगी वो होगी 9.27 समथिंग आएगी, इसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 9.28%। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट इम्प्लीकेशन ऑफ लेबर टर्नओवर? ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, एजिंग लेबर फोर्स, डैमेज ऑफ मशीन है। क्योंकि लेबर फोर्स मतलब एज जो फैक्टर है, इसको हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं कॉस्ट इम्प्लीकेशन में। करेक्ट आंसर होगा सी। Next, preventive cost of labor turnover include the following except cost of recruitment and training, medical services, welfare, gratuity and pension. ये तीनों तो इंक्लूड होगा, बट क्या ए होगा कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग? नहीं, इससे कभी भी टर्नओवर नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा ए। मतलब इससे आपके जो एम्प्लॉइज है वो छोड़ के नहीं जाएंगे बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट लॉस ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट ऑफ टूल एंड मशीन ब्रेकेज, कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड डिफेक्टिव वर्क। अब देखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर में आउटपुट का लॉस, कॉस्ट ऑफ टूल एंड मशीन ब्रेकेज, कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड डिफेक्टिव वर्क आएगा, बट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट यहाँ हम इंक्लूड नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर में बी ट्रीटेड एज, इसको हम हमेशा किसकी तरह ट्रीट करते हैं? ओवरहेड की तरह। नेक्स्ट, labor cost control leads to minimization of cost of labor per unit of output. When labor cost is fixed nature, any reduction in total labor cost may not result in lower cost per unit. True or false? देखो जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें कह रहा है कि लेबर कॉस्ट कंट्रोल लीड्स टू मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट, लेबर कॉस्ट कंट्रोल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है लेबर की वो डिक्रीज करने में वो हेल्प करेगा, ये तो करेक्ट है। बट सेकंड स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि अगर लेबर कॉस्ट फिक्स नेचर का है, वैसे तो वो वेरिएबल होता है, बट अगर वो फिक्स नेचर का है तो क्या टोटल लेबर कॉस्ट में अगर डिक्रीज होगा तो क्या उससे कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज नहीं होगी? कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी, टोटलिटी में वो डिक्रीज नहीं होगा पर कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर होगा कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बट दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, लेबर कॉस्ट कंट्रोल embraces the following activities except recruitment and promotion, formulation of wage policy, allocation of cost, preparation of financial statement. ऑप्शन डी होगा, बट ऑब्वियस ये हमारे अकाउंट्स में होता है ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट, payment of higher wages does not necessarily mean the labor cost per unit is high. Labor control over payment of wages aims at reducing or eliminating irregularities during actual disbursement. तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है कि आप ज्यादा वेजेस पे करें, उसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि कॉस्ट पर यूनिट हाई होगा। ठीक है, कंट्रोल ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस एम्स एट रिड्यूसिंग, जब भी आप कंट्रोल करें तो नो डाउट आप किस लिए कर रहे हो? सो दैट आप जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सको। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा? करेक्ट है। नेक्स्ट, which of the following techniques is not meant for labor cost control? बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कंट्रोल है, रेशियो एनालिसिस है, बट एबीसी एनालिसिस नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी।